बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशम यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 6 क्लास बेटा आज के तदरीसी अमल में हम कॉपी वर्क में सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का खुलासा तहरीर करेंगे। आज के सब तदरीसी अमल में हम कौन सा काम करेंगे? खुलासा करेंगे। सबक का नाम है हमारा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का सबक यकीनी आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपका होमवर्क था। और मादरे मिल्लत के बारे में भी आपको ख़ास बातों के बारे में आपने मालूमात जो भी हासिल की है उनको आपने याद रखना है, ठीक है। अपने छोटे बहन भाई को जो भी आप पढ़ती हो उनको उसके बारे में बताया करें। उससे एक तो चीज़ आपको याद रहती है और फिर आपको मशक भी हो जाती है कि किसी के बारे में जो मालूमात याद रखनी है वो कैसे रखनी है। और ये हमारी वतन पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में तहरीक पाकिस्तान में की वो शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। कायदे आज़म की छोटी बहन थी और आप जो हैं ज़िंदगी भर आपकी जो खदमात थी वो पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए थी। सबक पढ़ने के बाद जो खुलासा है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे तहरीर किया है। आप अपना खुलासा ख़ुद भी तहरीर कर सकते हैं। खुलासे के लिए वही आपने खुलासा लिखने के जो उसूल बेटा मैंने आपने बताए थे कि सबसे पहले आप खुलासे के लिए जैसे आप जुमले बनाते हो उसके जो अहम नकात होते हैं इस खुलासे के वो आप तरतीब से लिख लिया करो। उन फिर तरतीब से लिखे हुए नकात को आप जुमलों में तरतीब से कर लिया करो। जुमले सबक के हवाले से बनाया करें जो आप खुलासा लिखने लगे। जैसे आपने 31 जुलाई 1893 का लफ्ज़ आपने लिख लिया और सबक के हवाले से इसकी मालूमात क्या है कि इस तारीख को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना पैदा हुई थी। उसके बाद 11 बरस की उम्र में इस सबक से रिलेटेड वो मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का क्या ताल्लुक़ है कि 11 बरस की उम्र में आपकी जो वालिदैन थे वो उन दोनों का जो साया है यके बाद दीगरे उनका उठ गया और आप अपने भाई कायदे आज़म की कफ़ालत में आ गई। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद फिर कायदे आज़म ने आपको कौन से शहर में बुला लिया? बम्बई हम पहले कहते थे। अब ये मुंबई इंडिया का मशहूर शहर है समुंदर के किनारे। तो उस शहर में आपको बुला लिया। 1910 में आपने मैट्रिक किया। इस तरह की ख़ास चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आपकी तरतीब जैसे वो बाद में आप जुमले बनाएंगे फिर उस तरतीब को आपने पैराग्राफ की शक्ल में ले आना है तो आपका खुलासा जो बनता जाएगा। आइए देखते हैं मैंने क्या खुलासा लिखा है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 उर्दू में क्या इसको कहते हैं? 1893 1893 वो कराची में पैदा हुई। कराची पाकिस्तान का शहर। 11 बरस की उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ गया। आप मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की उम्र कितने बरस थी? 11 साल थी जब आपके वालिदैन पहले आपकी वालदा मोहतरमा उसके बाद आपके वालिद मोहतरम भी वफ़ात पा गए। वालिद के इंतकाल के बाद कायदे आज़म ने उन्हें मुंबई बुला लिया। कायदे आज़म उस टाइम पे मुंबई में थे। इंडिया का ये शहर जो है इंडिया में है, हिंदुस्तान में है। वहाँ पे अपने पास बुला लिया और वहाँ पे आपको तलीमी सिलसिला आपने वहाँ पे मुंबई में अपना तलीमी सिलसिला क्या है जारी रखा। फिर 1910 में आपने मैट्रिक किया। 1910 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान आला नंबरों से पास किया। 1922 में आप डेंटल सर्जन बन गई। आप बहुत ज़हीन लायक और पढ़ने वाली तालिबा थी। और उसी देखिए डेंटल सर्जन बेटा बहुत मेडिकल के शोबे में काम करना हो या इंजीनियरिंग के शोबे में काम करना हो तो बहुत उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। और आप उस ज़माने में और फिर उस ज़माने में जब तालीम इतनी आम नहीं थी उस ज़माने में आप इतनी मेहनत की आपने कि आपने आला तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए भी आप डॉक्टर जो हैं वो उसके पेशे को आपने इख्तियार किया। और फिर आपने क्या किया और अपना एक क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक देखे ना जहाँ पे आप मेडिसिन वगैरह ठीक नहीं रहते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के अलावा छोटे छोटे क्लिनिक जो हैं वो ख़ुद से वो वहाँ बैठे होते हैं, अपना ज़ाती मरीज़ों का वहाँ पे इलाज करते हैं। जो अपने ज़ाती क्लिनिक खोलते हैं तो उसमें फिर वही डॉक्टर हॉस्पिटल वाला नहीं होता हिसाब किताब। उसमें सिर्फ वो जो डॉक्टर है उसने अपने नाम से या अपने किसी अजीज़ोकारब के नाम से वो क्लिनिक खोला होता है। और उसमें क्लिनिक में जो भी सहूलियात होती हैं जैसे हमारे आसपास हम अपने एरियाज़ में देखते हैं कि बहुत सारे क्लिनिक जो हैं वो क्या हैं मेडिसिन क्लिनिक हैं। डॉक्टर्स भी वहाँ बैठते हैं, उनको खोला हुआ है और वो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं। तो आपने भी अपना क्लिनिक खोल लिया।
कायदे आज़म की अहलिया रत्ती जना। कायदे आज़म की अहलिया का क्या मतलब है? अहलिया बीवी को कहते हैं। जो कायदे आज़म की बीवी थी उनका नाम क्या था? रत्ती जना। रत्ती जना के इंतकाल के बाद आप तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन के साथ जब कायदे आज़म की अहलिया कायदे आज़म की बीवी रत्ती जना का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आप तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन के साथ तहरीक के कामों का फ़र्ज़ अदा करती रहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। आप एक अजीम खातून थी। कौम ने आपको मादरे मिल्लत का खिताब दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 9 जून 1967 1967 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार कायदे आज़म के अहाते में आपको मज़ार कायद के अहाते में दफन किया गया। तहरीक पाकिस्तान तहरीक के कामों में यानी पाकिस्तान जब बन रहा था उस टाइम पे जो लोग पाकिस्तान बनने के लिए कोशिश कर रहे थे आपने उन कामों उनको जारी रखा, उन कामों को अदा करती रही लोगों के साथ मिलके, ख़वातीन के साथ मिलके। उसके बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ज़ाती तौर पे नहीं बल्कि कौमी मफादात के लिए, कौम के लिए वक्फ कर दी। जो कौम के लिए फ़ायदे के काम हो सकते थे आपने उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान का क्या मतलब है? जब पाकिस्तान बन गया, जब पाकिस्तान कायम हो गया तो आपने अपनी खिदमत को, आपने जो काम शुरू किए थे उनके सिलसिले को छोड़ा नहीं बल्कि जारी रखा। आप वो खिदमत सर अंजाम देती रहीं। आप बहुत अजीम खातून थी, बहुत बड़ी बहादुर खातून थी। कौम ने आपको मादरे मिल्लत का खिताब दिया। हमारी कौम ने, पाकिस्तान के लोगों ने जब देखा कि आपकी मेहनत, आपकी लोगों के साथ मोहब्बत, आपकी लोगों के लिए वफा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम करना, तो उन्होंने आपको क्या दिया? कौम की माँ का खिताब दिया। मादरे मिल्लत फारसी ज़बान का लफ्ज़ है मादिर, माँ को कहते हैं, मिल्लत कौम, यानी कौम की माँ का खिताब दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फिर आप जो हैं वो 1967 को आप कराची में वफ़ात पा गई। उस दिन जून की 9 तारीख थी और आपको फिर कराची में ही मज़ार कायद जहाँ पे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दफन थे, उनके मज़ार के सहन में आपको दफन किया गया। ये बेटा आपका खुलासा है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। खुलासा आप खुद भी तहरीर कर सकते हो। मिसाल के जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने किस तरह खुलासा लिखना है, उस चीज़ को आप, उस रहनुमाई को मद्देनज़र रखें। आप सीखेंगे तो आपको लिखना आएगा। आप में अभी लिखने पढ़ने की जो महारत है वो उतनी ज़्यादा अभी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको इसमें जो उर्दू की जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे तफासील की ज़रूरत होती है, तो आप इसको एज़ इट इज़ नहीं है कि कोई आपको रहनुमाई सिर्फ गाइडलाइन देगा, रहनुमाई देगा, पूरे का पूरा लिख के नहीं आपको देगा। आपने ये चीज़ अपने में सलाहियत खुद पैदा करनी है कि आप एक सबक को पढ़ें, उस सबक को पढ़ने के बाद आप उसको खुद से लिखा करें। आप 1 लाइन से शुरू करें, 2 लाइन से शुरू करें, 1 पैराग्राफ से शुरू करें। इंशाल्लाह आप में ये सलाहियत जब आप कोशिश करते जाएंगे उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और आप इसको उसमें महारत भी हासिल हो जाएगी। आपको फिर बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं बेटा मशक़ी सवालात की तरफ। आपके जो मशक़ी सवालात हैं आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर भी आपको बता दिए हैं, सवाल नंबर भी बता दिए हैं। जैसे मशक़ी सवालात जो आपके सफ़ा नंबर 12, 13 और 14 पे सवाल नंबर क्या है आपके? 4, 5, 6, 7, 9, 12। ये सवाल आपका होमवर्क है। आपने खुद से इन सवालों को बुक पे किताब के सबक को पढ़ने के बाद आपने इनको हल करना है खुद ही किताब के ऊपर। फिर हम इसको जब आप स्कूल आएंगे हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद अल्फाज जुमले हैं, इन अल्फाज जुमलों को आपने खुद करना है। ये तुलबा यानी तालबात के करने वाला है। आपने जैसे सेहत अफ़ज़ा, नबरद आज़मा, फ़र्ज़ंदाने इस्लाम। नबरद सेहत अफ़ज़ा का मुकाम है ऐसी जगह जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी खुशगवार माहौल मैसर हो, जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये सिर्फ सेहत अफ़ज़ा। नबरद आज़मा होता है निपटना, उससे मुकाबला करना। फ़र्ज़ंदाने इस्लाम, इस्लाम के बेटे। काबिल दीद होता है देखने के काबिल होना। कदम जमाना, अपना कब्ज़ा जमाना। आगोश में लेना, गोद में लेना, ठीक है, अपनी कफ़ालत में लेना। तांता बंधना, बंधना का क्या मतलब होता है? सिलसिला बंधना। कदम चूमना, बहुत ज़्यादा एहतराम करना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देना। इनका मफ़हूम भी मैंने आपको बता दिया है। आप किताब से भी इन सवालों को देख लें। जैसे सवाल नंबर 4 है आपके पास, सवाल नंबर 4 में आपके पास है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है आपके पास। सवाल नंबर 5 में आपने एराब लगाने हैं, तलफ़्फ़ुज़
یہ جو الفاظ دیے گئے ان کو تلفظ ان کے الفاظ سب سے پہلے آپ کے اعراب لگانے سے کیا مراد ہے؟ زیر زبر پیش، یعنی ہم اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پروناؤن کیسے کرتے ہیں. جیسے یہ لفظ معتمد ہے، معاون ہے، کردار ہے، قومیت ہے، تدریس ہے، تو اس پہ کون سے اعراب لگیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے درجہ ذیل کے مترادف لکھیں. آپ نے ان کے مترادف ان کے ہم معنی میں معنی جو لفظ ہیں وہ لکھنے ہیں. اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. یہ آپ نے کاپی پہ کام کرنا ہے. مقبولیت، تنظیم، پیروکار، جذبہ، بے مثال، یہ جو سوال نمبر 7 ہے یہ بھی بیٹا آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے. سوال نمبر جو 4 ہے وہ آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. سوال نمبر 5، 6، 7 اور سوال نمبر 8 اپنی کاپی پہ کرنا ہے. کون کون سے سوال آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں؟ نمبر جو ہے وہ آپ نے 5، 6، 7، 8 جو سوال ہیں وہ آپ نے کس پہ کرنے ہیں؟ کاپی پہ کرنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے آپ کے پاس، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں. یہ آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. یہ سوال آپ نے کہاں پہ کرنا ہے؟ کتاب پہ کرنا ہے. سوال نمبر 12 آپ کا ہے درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی. یہ بھی کام آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. تو گویا آپ کے کون کون سے سوال جو آپ کی کتاب پہ کرنے والے ہیں اور کاپی پہ کرنے والے ہیں؟ سوال نمبر آپ کا 4 اور سوال نمبر 12 اور سوال نمبر 9 جو ہے آپ کا کتاب پہ کرنے والا ہے. سوال نمبر 5، 6، 7 آپ کا کس پہ کرنے والا ہے؟ آپ کی کاپی پہ کرنے والا. آپ کی کاپی پہ جو ڈیٹیل سے کام بتائے گئے ہیں. اچھا بیٹا اس میں سے میرا خیال ہے سوال نمبر 8 آپ کا نہیں ہے. 8 کو آپ نے کاٹ دینا ہے. سوال نمبر 8 آپ کا شامل نہیں ہے. سوال نمبر کون سا ہے؟ 5، 6، 7. اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں 5، 6، 7 آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں اور 4 اور سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 12. کون کون سے سوال؟ سوال نمبر 4، سوال نمبر 9، سوال نمبر 12 آپ نے کتاب پہ کرنے ہیں. سوال نمبر 5، 6، 7 آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں اور سوال نمبر 8 کا آپ کا شامل نہیں ہے. اور صفحہ نمبر کون سے آپ کے پاس؟ 12، 13، 14. اور اس کے علاوہ یہ محاورات ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ بھی آپ کا کاپی ورک کا کام ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.